Students, in today's lecture we will discuss about plant breeding for disease resistance. हम disease resistance plants को किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से उनके breeding experiments को perform करवा सकते हैं. So let's talk. A wide range of fungal, bacterial and viral pathogen affect the yield of cultivated crop, especially in tropical climates. एक डिफरेंट रेंज है, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या वायरल पैथोजेंस जो हैं वो हमारी कल्टीवेटेड क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, स्पेशली ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो कंडीशंस हैं वहाँ पर लगभग 20 to 30% और कभी कभी पूरा का पूरा जो है वो पैथोजन के अटैक से, इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के अटैक से पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. इसके लिए हम कुछ ब्रीडिंग जो डेवलपमेंट है कल्टीवार्स के अंदर वो करते हैं ताकि रेजिस्टेंस डिजीज़ जो है फूड जो क्रॉप है उसके अंदर पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट, पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और फूड प्रोडक्शन जो है वो एनहांस हो जाए. सो फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंस production of disease resistant plants we need to follow the same process which we already have been discussed in plant breeding experiments. अब हम कुछ डिजीज़ के बारे में देखते हैं. लाइक द फंजाई से जो डिजीज़ होती है मोस्टली रस्ट डिजीज़, जैसे ब्राउन रस्ट व्हीट के अंदर, रेड रॉट शुगर केन के अंदर, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. उसके अलावा बैक्टीरियल डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लैक रोट होता है क्रूसीफेरस के अंदर. वायरसेस जैसे TMV हो गया, टर्निप मोजेक वायरस हो गए. ये कुछ वायरसेस या कुछ फंजाई और बैक्टीरिया थे जो एक क्रॉप को अफेक्ट करते हैं. अब बात आती है कि एक टर्म आती है म्यूटेशनल ब्रीडिंग. व्हाट इज म्यूटेशनल ब्रीडिंग? सो इंड्यूस म्यूटेशनल आर्टिफिशियली थ्रू द यूज ऑफ केमिकल्स, रेडिएशंस और सेलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स दैट हैव डिजायरेबल फीचर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग, और इसको हम कहते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग. हम म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियली, केमिकल्स को यूज़ करके, रेडिएशंस को यूज़ करके या डिफरेंट एजेंट्स को यूज़ करके, और उसके बाद जो डिज़ायर्ड म्यूटेशन अगर किसी प्लांट के अंदर अचीव हुई है तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग, जहाँ पर हमने म्यूटेशन से एक ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाया है. जैसे मूंग बीन जो है उसके अंदर ये करवाया गया था जो रेजिस्ट है येलो मोजेक वायरस से. उसके अलावा पाउडरी माइल्ड्यू जो है वो इंड्यूस किया गया था म्यूटेशन से. उसके अलावा एक एग्जाम्पल है रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस इन भिंडी. भिंडी के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप किया गया था येलो मोजेक वायरस के अगेंस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है एबलमस्कस एस्कुलेंटस. जो ये ट्रांसफर था वाइल्ड टाइप से और एक नई वेराइटी बनी जिसको हम कहते हैं एस्कुलेंटस, जिसको नाम था प्रभानी क्रांति. अब लिमिटेशंस होती हैं कुछ म्यूटेशन ब्रीडिंग की, वो किस तरीके से हैं? तो मोस्टली जो म्यूटेशंस होती हैं वो रिसेसिव होती हैं. सो डोमिनेंट म्यूटेशंस आर वेरी रेयर. रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो काफ़ी स्लो होता है, और मोस्टली जो इंड्यूस्ड वेरिएशन है वो इनवेरिएबल होती हैं. बहुत सारी उनमें से लीथल भी होती हैं, मतलब हैजार्डस भी होती हैं. किसी भी म्यूटेंट की स्टेबिलिटी जो है वो बहुत डाउटफुल होती है. मतलब म्यूटेंट जो हमने डेवलप किया है वो स्टेबल कितना रहेगा, इट इज़ क्वाइट डाउटफुल. सो दिस इज अबाउट द म्यूटेशनल ब्रीडिंग एंड इट्स लिमिटेशन. उसके अलावा एक हम करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस ब्रीड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम इंसेक्ट या पेस्ट जो है वो लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं किसी भी क्रॉप को, तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं होस्ट क्रॉप के अंदर. ये मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर, ताकि वो पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है, वो पर्टिकुलर पेस्ट जो है वो उस प्लांट को अफेक्ट ना कर पाए. लाइक अगर कोई लीफ जो है, लीफ का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए, मॉर्फोलॉजी चेंज कर दी जाए, तो वो इंसेक्ट जो है वो उसके अंदर इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है SCP, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सेल प्रोटीन. मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर और माल न्यूट्रिशन. हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका 25% से ज़्यादा हिस्सा माल न्यूट्रिशन और हंगर से सफ़र कर रहा है. कन्वेंशनल फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने अवेलेबल नहीं है जो हमारी राइजिंग डिमांड्स फूड की हैं उनको फुलफिल कर पाएँ. अगर हम देखें ग्रेन्स के केस में, तो 3 to 10 kg ग्रेन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं 1 kg मीट के प्रोडक्शन में. इवन दैन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी अबंडेंट. अगर हम 1 kg मीट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी प्रोटीन की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज़ नॉट क्वाइट हाई.
at the expenditure of 3 to 10 kg of grains. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम देखते हैं काऊ को. एक काऊ का वेट जो है वो लगभग 250 kg होता है और वो जो मिल्क प्रोड्यूस करती है उसके अंदर लगभग 200 ग्राम्स प्रोटीन होता है एट द कॉस्ट ऑफ 20 to 30 kg ऑफ फूड. हमने इससे पहले डेयरी फार्मिंग में पढ़ा था कैटल के लिए फूड किस तरीके का और क्या क्या होना चाहिए. तो एक काऊ जो खुद में 250 kg की है उसको 20 से 30 किलो जब हम फूड अवेलेबल कराते हैं उसके बाद वो हमें प्रोटीन जो देती है दैट इज ओनली 20 ग्राम्स. SCP is a alternate. SCP is a protein rich cell biomass which is used as food. सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो एक ऑल्टरनेट है जहाँ पर प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है. जो प्रोटीनेशियस सेल्स होती हैं सेल बायोमास को यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रोडक्ट. जैसे स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया जो है वो एज अ ह्यूमन फूड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जैसे कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, बटर बनाने में, ब्रेड बनाने में. उसके अलावा एडिबल फंगस जो है लाइक मशरूम, ब्लू ग्रीन एल्गा, नोस्टोक. इनके अलावा एफर्ट्स किए जाते हैं क्लोरेला को यूज़ करने में एज अ फूड. स्पाइरुलिना जो है वो कैन बी ग्रोन ऑन द वेस्ट एंड इट इज़ नॉट ओनली रिच इन प्रोटीन बट ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स एंड वाइटामिन. स्पाइरुलिना जो एक साइनोबैक्टीरिया है इसको अगर हम ग्रो करें तो इसको हम वेस्ट मटेरियल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं और ये सिर्फ ना प्रोटीन कंटेंट में रिच होता है बल्कि इसके पास कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट कंटेंट भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं और वाइटामिन भी होते हैं. सो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स. नेक्स्ट आता है कि न्यूट्रिएंट्स जो रिच माइक्रोब्स होते हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फूड. जैसे 250 ग्राम्स बैक्टीरिया जो है मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोफस, अगर हम उसको एक ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर ग्रो करते हैं तो वो लगभग हमें 250 ग्राम बैक्टीरिया हमें 25 टन ऑफ प्रोटीन पर डे अवेलेबल कराता है. जबकि अगर हमने काऊ का केस देखा था जहाँ पर 250 kg की काऊ जो है वो पर डे मिल्क प्रोटीन जो हमें देती है दैट इज़ ओनली 200 ग्राम्स. So there is a huge difference between the protein content or between the nutritional value between the microbes and the cattle जो हमारा regular food है उसके अंदर. So microbial biomass can be grown on low cost substrate. माइक्रोबियल बायोमास को हम लो कोस्ट सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं लेकिन हमारा जो रेगुलर फूड है उसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते. एल्गा डोंट रिक्वायर एनी ऑर्गेनिक मटेरियल. एल्गा को अगर हम ग्रो करते हैं तो वहाँ पर हमें किसी ऑर्गेनिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. मोस्ट कॉमन SCP जो है वो यीस्ट है जिसका नाम है कैंडिडा यूटिलिस और फिलामेंटस फंगस लाइक फ्यूजेरियम, ग्रामिनेरियम. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं SCP के. सो SCP इज़ अ गुड सोर्स एंड गुड अल्टरनेट फॉर द प्रोटीन फूड, प्रोटीन डाइट. This is about the strategies in food improvement and enhancing food products. We'll meet in the next video with new chapter. Thank you and have a good day.